हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 12th में आपका चैप्टर चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यूनिट 6 का मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस चैप्टर से वेटेज है। फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपका सिलेबस में ही नहीं है। अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं आप तो फर्स्ट चैप्टर जो है उसको भी आपको अच्छी तरह से पढ़ना होगा। सेकेंड चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था और फूलों में किस तरह से लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है वो आपने समझा था। तो जब फूलों में आपने लैंगिक जनन की प्रक्रिया को समझा तो उसमें आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कॉन्सेप्ट सेम वही ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे कंपेयर करते हुए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसे हम फ्लावर्स में मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जो निकलता है मेल गैमीट, उसको हम कहते हैं पॉलन ग्रेन। उसी तरह से हम मनुष्यों की जब बात करते हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से आपका स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, अच्छी तरह से समझा चुकी हूँ। उसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसके अंदर जो गैमीटोजेनेसिस की प्रोसेस के दौरान, यानी कि गैमीट्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस जब होती है तो उसमें आपको सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन और ओवम की फॉर्मेशन कैसे होती है वो आपको समझाया गया। जब आप गैमीटोजेनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं तो बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट आई होप के क्लियर हो गया होगा कि गैमीटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस की प्रोसेस एकदम डिफरेंट है, यानी कि एकदम ही उसको मैच नहीं किया जा सकता। जैसे हम कंपेयर कर रहे हैं फ्लावर्स से ह्यूमंस का, तो वो तो कहीं एक बार को सोच भी सकते हैं, लेकिन ह्यूमन मेल बॉडी में जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और फीमेल बॉडी में जो ओवम का फॉर्मेशन होता है, उन दोनों की जो होने की प्रक्रिया है, स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस की प्रोसेस जो है वो एकदम ही एक दूसरे से अलग है, भिन्न भिन्न है। कहीं भी कोई कंफ्यूजन है आपको इस कॉन्सेप्ट में तो आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हैंड रेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अनम्यूट करके आप अपना माइक और सवाल अपना कर भी सकते हैं। आई थिंक आपको जो गैमीटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है, समझ में आ गया होगा। मैंने आपको फर्टिलाइजेशन के बारे में भी अच्छी तरह से समझा दिया कि किस तरह से जो ओवम है वो नॉन मोटाइल होता है और जो स्पर्म है वो मोटाइल होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल ट्रैक्ट में क्या करता है, स्पर्म का इजैकुलेशन हो जाता है, वहां पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। और फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, जैसे उन फर्टिलाइजेशन के लिए मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का दोनों का एक साथ एक जंक्शन पे पहुंचना जरूरी है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए। तो ओवरी से जब सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte के रिलीज होने के बाद वो सेकेंडरी oocyte आपका पहुंच जाता है एम्पुला जंक्शन पे। एम्पुला जंक्शन आपका जो इनफंडिबुलम था ओवरी के पास, उससे जो वाइडेस्ट पार्ट आपका फेलोपियन ट्यूब का होता है, यानी कि सबसे चौड़ी जगह जहां पर ठहरने की जगह होती है, वहां पे उसको हम कहते हैं एम्पुला जंक्शन। एम्पुला जंक्शन पे सेकेंडरी oocyte का और स्पर्म का फ्यूजन होता है। जैसे ही स्पर्म के जो सबसे आगे टिप पे हेड की तरफ एक्रोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया था, एक्रोसोम के स्ट्रक्चर से एंजाइमेटिक सिक्रीशन होता है। उससे क्या होता है कि स्पर्म का न्यूक्लियस जो है वो ओवम के अंदर एंटर कर जाता है, और जिस समय पे एक्रोसोम का हेड सेकेंडरी oocyte के आउटर लेयर को टच करता है, उसी समय पे अंदर मियोटिक का सेकेंड डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, मियोसिस वाला, और वो जो सेकेंडरी oocyte था वो ओवम या ओटिड के रूप में, OOTID ooted के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और उस फर्टिलाइजेशन के पश्चात क्या होता है, आप सभी को पता है, 23 क्रोमोसोम्स ऑफ द स्पर्म और 23 क्रोमोसोम्स ऑफ ओवम दोनों मिल करके फिर से एक डिप्लॉयड बॉडी जाइगोट का निर्माण करते हैं। जाइगोट जो आगे चल करके डेवलपमेंट लेकर के एक नन्हे शिशु के रूप में
बदल जाता है और इस प्रक्रिया में ह्यूमंस में 9 मंथ्स का टाइम मिनिमम लगता है, 36 वीक्स तक का टाइम आपका लगता है। तो आज हम जानेंगे कि जाइगोट के बाद किस तरह से क्लीवेज के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, उसके बारे में हमें जानना है। तो हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर अगर कहीं भी नहीं है, कहीं भी कोई कंफ्यूजन है, तो आप फिर से मैं बोल रही हूँ, आप चैट के माध्यम से उसको पूछ सकते हैं। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। बच्चों, कल के सेशन में हमने पढ़ लिया था कि किस तरह से जो फ्यूजन होता है स्पर्म और ओवम का, उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के दौरान, फर्टिलाइजेशन जब हो रहा होता है उस टाइम पे स्पर्म जो है ज़ोना पेल्यूसिडा, जो ओवम के बाहर वाली परत थी, उसमें चेंजेस को इंड्यूस करता है। कैसे? ब्लॉक कर देता है एंट्री को कि दूसरे स्पर्म्स की एंट्री ना होने पाए, और यही इंश्योर करता है कि एक ही स्पर्म एक ओवम को फर्टिलाइज करता है। मतलब सोचने की बात है कि ओवम एक है तो एक ही स्पर्म का फर्टिलाइजेशन जरूरी है जाइगोट बनने के लिए, तो एक ही स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होगा, बहुत सारे नहीं एंटर करेंगे। बहुत सारे स्पर्म्स के पास एक्रोसोम है, सारे स्पर्म्स के पास वो एंजाइमेटिक सिक्रीशन है, उसके बावजूद भी जैसे ही एक स्पर्म की एंट्री होती है तो अदर स्पर्म्स को रोकने के लिए ज़ोना पेल्यूसिडा के अंदर चेंज होता है, ठीक है, और वो कवर कर लेता है अपनी बॉडी को। ओवम जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। तो उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि जैसे दरवाजा होता है घर का, जैसे घर का दरवाजा होता है, जैसे ही एक व्यक्ति ने एंटर किया, दरवाजा बंद कर लिया, उसके बाद बाहर कितने भी लोग हों वो अंदर आ नहीं सकते। दरवाजा अगर बंद हो गया तो बाहर के व्यक्ति अंदर नहीं आ सकते। उसी तरह से एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने आपको बताया, जब स्पर्म होता है, एक स्पर्म जैसे ही एंट्री करता है उसके बाद बाहर कितने भी मिलियन स्पर्म्स हैं उनकी एंट्री रुक जाती है, यानी कि बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो ज़ोना पेल्यूसिडा है उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं और वो अपने आप को प्रोटेक्ट, ओवम जो जाइगोट में बदल गया है वो जाइगोट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर से अपने आप को कवर कर लेता है, ठीक है। तो कल के सेशन में हमने बात कर ली थी कि किस तरह से स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से जो जाइगोट में सेक्स क्रोमोसोम की संभावना, मैंने बात करी थी कि XX होगा या XY होगा, है ना। तो XX होगा तो बेबी गर्ल बनेगी, XY होगा तो बेबी बॉय बनेगा, है ना, जिसके बारे में हमने बात कर ली थी। और जाइगोट में जो फीमेल बेबी में डेवलप होते हैं वो XX होते हैं, XY वाले बेबी बॉय बनाते हैं, है ना। और साइंटिफिकली, अब क्लियर तौर पे साइंटिफिकली, वैज्ञानिक रूप से ये कहा जा सकता है कि बेबी के जो सेक्स का निर्धारण है, यानी जो शिशु, नन्हा शिशु है, उसके लिंग का निर्धारण, वो लड़की है या लड़का है, इसका डिसीजन जान करके नहीं, अनचाहे अनजाने में ही, लेकिन वो फादर के कारण होता है, न कि मदर के कारण, है ना। मतलब मदर का बेबी बॉय या बेबी गर्ल होने में कोई भी रोल नहीं होता। वो सारा रोल जो है वो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे फादर के द्वारा प्रोड्यूस किए गए स्पर्म के कारण होता है। उसके अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा वही आगे चल के उसी तरीके का शिशु बनेगा। तो जाइगोट की हम बात कर रहे थे कि एम्पुला जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। कहाँ पे होती है? एम्पुला जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। दिस कॉजेज द कंप्लीशन ऑफ meiotic डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ हैप्लॉइड ओवम इनटू एंड अ सेकेंडरी पोलर बॉडी. Then the haploid sperm nucleus fuses with the haploid nucleus of the ovum to form a diploid zygote. अब यहाँ से आपको देखना है कि सबसे पहले क्या बना? जाइगोट, डिप्लॉयड जाइगोट बना। क्या बना? डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। जैसे ही स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है तो एक डिप्लॉयड जाइगोट का की संरचना का निर्माण हो जाता है। अब जैसे ही डिप्लॉयड, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, मानव जनन में
जैसे ही जो मनुष्य का जीवन काल है, लाइफ साइकिल है, उसमें सारी सेल्स जो है वो डिप्लॉयड फॉर्म में होती हैं, ठीक है। केवल 6 सेल्स ही जो होती हैं, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, यही सेल्स केवल मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स के फॉर्मेशन के टाइम पे हैप्लॉयड के रूप में आती हैं, और जैसे ही हैप्लॉयड स्पर्म और हैप्लॉयड ओवम का फ्यूजन हो जाता है, फिर से वो डिप्लॉयड स्टेज में, यानी क्रोमोसोमल नंबर जो है वो 46 हो जाता है, पहुंच जाती है। तो ये आपका जैसे ही जाइगोट जो है, जाइगोट ने फ्यूजन किस पॉइंट पे हुआ, फ्यूजन हुआ था आपका एम्पुला जंक्शन पे, तो एम्पुला जंक्शन से एम्पुला जंक्शन पर ही जाइगोट बन गया, और जाइगोट जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद वो जाइगोट मूव करना शुरू करता है, और मूव करते समय आप बिल्कुल इस समय अपने माइंड में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को सोचेंगे, तो जैसे ही एम्पुला जंक्शन से मूव करना शुरू करता है जाइगोट, तो उस समय पे मूवमेंट के टाइम पर ही धीरे धीरे क्या होते जाता है, माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन का मतलब समसूत्री विभाजन होगा। अब इसमें गुणसूत्रों की संख्या आगे भी समान ही रहेगी, और आप सभी को पता है कि जाइगोट जो है 9 मंथ्स में कितने लंबे, बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं गर्भावस्था के दौरान, और एक जाइगोट जो 2 सेल्स, 2 हैप्लॉयड सेल्स से मिलकर के एक जाइगोट बना था, उस जाइगोट में इतने बड़े पैमाने पर परिवर्तन होते हैं कि वो परिवर्तन एक नन्हे शिशु में बदल देता है उस जाइगोट को, और इस प्रक्रिया में 9 मंथ्स का टाइम लगता है। तो जाइगोट का बनना प्रेगनेंसी होने का संकेत नहीं है, है ना। इस पर हम आगे बात करेंगे कि अगर जाइगोट बन भी गया तो भी प्रेगनेंसी होने का संकेत नहीं है। प्रेगनेंसी हम तब मानेंगे जब माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट होगा। माइटोसिस स्टार्ट्स एट द जाइगोट मूव्स थ्रू द isthmus ऑफ द ओविडक्ट। ओविडक्ट में जैसे ही जाइगोट जो है वो एम्पुला से स्थमस की तरफ, यानी एम्पुला जंक्शन से स्थमस की तरफ ऊपर की साइड में मूव करेगा ओविडक्ट में, तो क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है, और उससे जाइगोट जो सिंगल सेल थी उसमें 2 सेल्स बनती हैं, वही 2 सेल्स फिर 4 सेल्स में कन्वर्ट होती हैं। अब इसमें बिल्कुल ध्यान रखेंगे, समसूत्री विभाजन होता है और क्रोमोसोमल नंबर जो है वो कांस्टेंट बना रहेगा, समान रहेगा, 46 का 46 ही रहेगा। उसके बाद 4 से 8 सेल्स बनती हैं और 16 डॉटर सेल्स बन जाती हैं, जिन्हें हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। आपको पहले आप सुन लें, और उसके बाद मैं अभी आपको डायग्राम के माध्यम से अच्छी तरह से समझाऊंगी कि किस तरह से ब्लास्टोमियर्स बनते हैं, कौन कौन से स्टेज पे, कौन कौन से डे पर ये चेंजेस होते हैं। उसके बाद अगर 8 से 16 सेल एम्ब्रियो जो है वो मोर्यूला कहलाता है। The 8 to 16 cell embryo is called a morula, which continues to divide to form the blastocyst. यानी कि अब एक चीज आप ध्यान दे रहे हैं कि जो विभाजन है, जो क्लीवेज है, वो निरंतर हो रहा है ना। निरंतर विभाजन की प्रक्रिया हो रही है। सेल्स जो है वो अपने आप को रेप्लिकेट करते जा रहे हैं, है ना। मतलब 1 सेल से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, और इसी तरह से कंटिन्यूअस आगे सेल्स की संख्या बढ़ती जा रही है। तो अलग अलग सेल नंबर जब होते हैं तब उस संरचना को अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे 8 to 16 सेल एम्ब्रियो को मोर्यूला कहा गया है, और ये कंटिन्यू डिवीजन करते 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 ब्लास्टोसिस्ट बनाते हैं। और ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, जिसको हम मोर्यूला कह रहे हैं, मोर्यूला ही ब्लास्टोसिस्ट के रूप में आता है। द मोर्यूला मूव्स फर्दर इनटू द यूट्रस। अब यही मोर्यूला यूट्रस में मूव कर जाता है, ठीक है। अब प्रेगनेंसी किस टाइम पर हम कहेंगे कि प्रेगनेंसी है? प्रेगनेंसी हम तब कहेंगे जब सेल्स ब्लास्टोसिस्ट की अरेंज्ड हो जाएंगी इनटू एन आउटर ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास। 2 परतों में कन्वर्ट हो जाती हैं। बाहर की परत ट्रोफोब्लास्ट कहलाती है, और अंदर जो है वो सेल मास, यानी बहुत सारी संख्या में जब सेल्स हो जाते हैं तो सेल मास यानी कि कोशिकाओं का गुच्छा बन करके तैयार हो जाता है। द ट्रोफोब्लास्ट गेट्स अटैच्ड टू द यूट्रिन
एंडोमेट्रियम। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जो आउटर लेयर है ब्लास्टोसिस्ट की, ट्रोफोब्लास्ट, वो ट्रोफोब्लास्ट यूट्रस में पहुंचने के बाद जो यूटरस की इंटरनल लेयर थी, यूटेरिन एंडोमेट्रियम, जिसकी हम बात कर रहे थे, अब बिल्कुल फिर से बैक उसमें जाएंगे, ध्यान देंगे। मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन समझाते समय यूट्रस की संरचना जब मैं आपको बता रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि 3 लेयर्स होती हैं। ये आपको मैं रिमाइंड ले जाके याद इसलिए दिला रही हूँ क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन कि यूट्रस में कितनी लेयर्स होती हैं? 3 होती हैं। आउटर लेयर क्या होती है? पेरीमेट्रियम होती है। मिडिल लेयर कौन सी होती है? मायोमेट्रियम होती है। इंटरनल लेयर कौन सी होती है? एंडोमेट्रियम होती है। एंडोमेट्रियम थोड़ी सी मासल लेयर होती है, उसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एंडोमेट्रियम की लेयर में ही सबसे ज्यादा चेंजेस होते हैं। तो ये एंडोमेट्रियम की लेयर अब आप कनेक्ट करेंगे। जब मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला घटना के बारे में बता रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होके सेकेंडरी oocyte रिलीज करता है, जो बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल है वो ही कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होने लग जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम में जब वो कन्वर्ट होने लग जाता है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन क्यों बढ़ जाता है? वो एंडोमेट्रियम लेयर की रीजेनरेशन के लिए जरूरी होता है। अब अगर आप उसको ध्यान से सुने और ध्यान से सोचें, तो जिस टाइम पे कॉर्पस ल्यूटियम बना, जिस टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन स्टार्ट हुआ था, उसी समय पे एंडोमेट्रियम लेयर अपने आप को रेडी कर रही थी। किस चीज के लिए? जो ये इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट है, इसको रिसीव करने के लिए। गॉट द पॉइंट? समझ में आया सभी बच्चों को? जिस समय पे ग्राफियन फॉलिकल में रप्चर हुआ, सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, तो ये सब चीजें नेचुरल है। हम कितना भी साइंस आगे चली जाए, लेकिन हम इस बात को मानने में मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी सुपर पावर जरूर है जो ये सारी मशीनरी, इतनी ज्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, इतनी ज्यादा एडवांस्ड मशीनरी जो हमारे शरीर के अंदर मौजूद है, और शरीर बनाने में, शरीर बनता भी अपने ही नेचुरल प्रोसेस से है, उसमें व्यक्ति का कहीं कोई योगदान मनुष्यों का या साइंस का नहीं है, है ना। हम उसमें हो रही प्रॉब्लम को सुधार सकते हैं, लेकिन जो ये प्रोसेस आप देख रहे हैं, ये प्योर नेचुरल प्रोसेस है, एकदम प्राकृतिक रूप से होने वाली चीजें हैं। ये जो बदलाव होते हैं जिस तरह से, ये एकदम नेचुरल होता है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल में रप्चर हुआ, सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, उसी टाइम पे कॉर्पस ल्यूटियम बनते समय प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट होने लग जाता। और जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट होता है, उसका रीजन ही यही होता है कि वो एंडोमेट्रियम लेयर जो है, जो इंटरनल ब्लड वेसल्स वाली लेयर थी, उसको बचाए रखे, उसको रीजेनरेट करे और उसको तैयार करे। किस काम के लिए? इम्प्लांटेशन की प्रोसेस के लिए। किस काम के लिए तैयार करें? इम्प्लांटेशन की प्रोसेस के लिए। क्योंकि उस समय तक जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है और सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, तब तक बॉडी को ये नहीं पता होता कि फर्टिलाइजेशन होगा फर्दर या नहीं होगा, है ना। फर्टिलाइजेशन मतलब फीमेल बॉडी को ये पता नहीं होता कि फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन होने लगता है एंडोमेट्रियम लेयर की रीजनरेशन के लिए। अब हम बात करें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जाइगोट जो है वो इम्प्लांट होता है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि उधर सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, है ना, वो एम्पुला जंक्शन पे गया, इसके बीच में ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन होने लगा और एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो रिजेनरेट होने लगी। ट्रोफोब्लास्ट, अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाए,
अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाए और जाइगोट ट्रोफोब्लास्ट बाहरी लेयर और इंटरनल सेल मास में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो चुकी, तो क्या होगा, धीरे धीरे यही जाइगोट क्लीवेज करते करते साथ साथ मूव करते हुए यूट्रस में पहुंचेगा और यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट जो है ये क्या करेगा, ट्रोफोब्लास्ट गेट्स अटैच्ड टू द यूटेरिन एंडोमेट्रियम। अब समझ में आया कि एंडोमेट्रियम में इतना ज्यादा ब्लड वेसल्स क्यों हैं, इतना ज्यादा ब्लड की सप्लाई उस पार्ट में क्यों है, उसका क्या रीजन है। उसका रीजन यही है कि वहां पे उसी एंडोमेट्रियम के अंदर ही, यूटेरिन एंडोमेट्रियम जो है उसी के अंदर इम्प्लांट हो जाता है ये जाइगोट, और वहीं से वो जो ब्लड वेसल्स हैं उन्हीं के थ्रू ब्लड की सप्लाई होती है और फिर ये जो जाइगोट है ये धीरे 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 वृद्धि करते हुए एक एम्ब्रियो में बदल जाता है ना। और जब इम्प्लांट हो जाए तब हम कहेंगे कि प्रेगनेंसी है। अब the trophoblast gets attached to the uterine endometrium and the process is called implantation। अब इस प्रक्रिया को हम implantation की प्रक्रिया कहते हैं। अब इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, implantation की प्रोसेस कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। तो आपका फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा कि कौन सी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं और कौन सी प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन कंप्लीट होने के बाद दिस लीड्स टू प्रेगनेंसी। इम्प्लांटेशन हो जाए तो उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि महिला गर्भवती है या प्रेगनेंसी को ये सिचुएशन लीड करती है। अब देखिए ट्रोफोब्लास्ट जो है, द इनर सेल मास गेट्स डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म द एम्ब्रियो। जो इंटरनल सेल मास है, जो कोशिकाओं का गुच्छा, जो क्लीवेज जाइगोट में क्लीवेज के दौरान जो कोशिकाएं बहुत सारी बनी, उन कोशिकाओं में ही डिफरेंशिएशन होता है और फिर धीरे धीरे एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो होती है आप सबको पता चल गया। ब्लास्टोसिस्ट में ब्लास्टोमियर होते हैं, आउटर लेयर में अरेंज होते हैं, जिन्हें हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ट्रोफोब्लास्ट से जुड़ा जो सेल्स का इनर ग्रुप होता है उसे हम इनर सेल मास कहते हैं। ट्रोफोब्लास्ट लेयर अब क्या करती है, एंडोमेट्रियम से जाकर के चिपक जाती है और इनर सेल मास एम्ब्रियो में डिफरेंशिएट हो जाता है। अब जैसे ही यूटेरिन एंडोमेट्रियम के अंदर यूटेरिन सेल्स में ये चिपकता है आपका इनर सेल मास ट्रोफोब्लास्ट के थ्रू, तो वहां पे तेजी से डिवाइड होकर के ये क्या करती है, एंडोमेट्रियम जो वो ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेती है। तो गॉट द पॉइंट। जैसे ही वो चिपकता है जाके ट्रोफोब्लास्ट, तो जो यूटेरिन एंडोमेट्रियम लेयर है वो तेजी से, बहुत तेजी से डिवाइड करती है और ब्लास्टोसिस्ट को क्या कर लेती है, ब्लास्टोसिस्ट अंदर रह जाता है और ऊपर से ये कवरिंग आ जाती है और इसके फलस्वरूप क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस के एंडोमेट्रियम में एम्ड हो जाता है, धंस जाता है, उसी के अंदर सेट हो जाता है और बाहर से फिर दिखाई नहीं पड़ेगा। अब यूटेरिन जो एंडोमेट्रियम है, यूटेरिन एंडोमेट्रियम में ब्लास्टोसिस्ट के एम्ड होने को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन हम किसे कहते हैं, जब ट्रोफोब्लास्ट एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर घुस जाए और ऊपर से कवर हो जाए, उस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन की प्रोसेस कहते हैं और यही प्रक्रिया बाद में प्रेगनेंसी का रूप ले लेती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा 100%। अगर किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन है अभी भी किसी कॉन्सेप्ट में, तो आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आप हैंड रेज के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। और जिस तरह से आप ध्यान से पढ़ते हैं ऐसे ही आप पढ़ते रहें बच्चों, तैयारी करते रहें। और हाँ, एक और कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपने क्यों, मैं इसलिए बताना चाहूंगी क्योंकि जो मैंने आपको बताया है, मैंने आपको ये बताया है कि एक ही स्पर्म जो है वो
एक ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है, उसके बाद जोना पेलिसुरा में चेंज आता है और दूसरा एस्पर्म एंटर नहीं कर पाता, है ना। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ट्विंस कैसे होते हैं, जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, उसके बारे में आपको आई थिंक मुझे लग रहा है कि बताना चाहिए, तो मैं बताती हूँ आपको। आपने जुड़वा बच्चों के बारे में जरूर सुना होगा और उनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है ये, तो बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा जानेंगे क्योंकि ये सवाल मन में आ सकता है बच्चों के। ट्विंस जो है वो किसको रेफर करते हैं? ट्विंस रिफर्स टू ऑफ स्प्रिंग्स विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सेम प्रेगनेंसी, यानी एक ही गर्भावस्था के दौरान अगर एक साथ दो बच्चों का डेवलपमेंट हो जाए, पेट के अंदर गर्भ में पल रहे बच्चे एक के बजाय संख्या में दो हो जाएं, तो उनको हम ट्विंस कहते हैं, उनको हम जुड़वा बच्चे कहते हैं। मतलब एक साथ जोड़े में एक साथ एक ही महिला को एक ही गर्भावस्था के दौरान दो बच्चे पले उसके पेट के अंदर और डिलीवरी के टाइम दो बच्चे हों, वो आइदर one is boy, one is girl, either both are boys, either both are girls, दोनों लड़कियां हो सकती हैं जुड़वा में, एक लड़का एक लड़की हो सकता है, दोनों लड़के हो सकते हैं, संभावना कुछ भी हो सकती है। तो ये जुड़वा बच्चों का कॉन्सेप्ट कैसे है और ये जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेंगे। आइडेंटिकल ट्विंस, ये आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं? आइडेंटिकल शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा। आइडेंटिकल का मतलब एक जैसे, आइडेंटिकल का मतलब क्या है? एक जैसे। तो आइडेंटिकल ट्विंस आर प्रोड्यूस्ड व्हेन अ फर्टिलाइज्ड ओवम, आइडेंटिकल ट्विंस, ध्यान से सुनेंगे, आइडेंटिकल ट्विंस आर प्रोड्यूस्ड, आइडेंटिकल ट्विंस तब बनते हैं जब एक फर्टिलाइज्ड ओवम जो एग है ना, एग स्प्लिट हो जाए दो भागों में और जो अंदर का जेनेटिक मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल भी बराबर बराबर आधा दो भागों में बंट जाए और वो एकदम अलग हो जाए, है ना। डेवलपमेंट होता रहे, सेल डिवीजन होता रहे, लेकिन वो जैसे जाइगोट में क्लीवेज हो रहा था तो क्लीवेज में एक ही जाइगोट में दो, दो से चार, चार से छह जुड़ी हुई सेल्स, जो सेल का मास बन रहा था, वहां पे क्या हो कि ओवम स्प्लिट हो जाए, यानी दो अलग अलग भागों में हो जाए, दोनों के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल रहे, दोनों के अंदर 46 क्रोमोसोम्स ही हों और उसके बाद वो जो ये क्लीवेज एक जाइगोट के अंदर हो रहा था वो ऑटोमेटिकली दो में एक साथ ही होने लग जाए और उसके बाद फिर एक डेवलपमेंट हो जाए बेबी का। तो ये जो है ये आपका आइडेंटिकल ट्विंस की संरचना कहलाती है। और ये इसमें क्या होगा कि एकदम एक जैसे होंगे, वो दोनों बच्चे जेनेटिकली सिमिलर होंगे, एक दूसरे के समान होंगे। कैसे होंगे? एक दूसरे के एकदम समान होंगे। और हम फ्रेटर्नल ट्विंस की बात करें, फ्रेटर्नल ट्विंस क्या होते हैं? These type of twins are produced when two ovums are fertilized by two sperms and leads to the development of two babies which are genetically unique from each other. फ्रेटर्नल ट्विंस, अब ये घटनाएं ना तो हमेशा होती हैं क्योंकि बहुत कॉमन घटना ये नहीं है, इसलिए ये नहीं होती, लेकिन क्यों हो जाती है इसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया प्रकृति ऐसी है कि वो बहुत कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि जिसको हम कभी न सोच पाते हैं न समझ पाते हैं, और किस तरह से वो कैसे होती है वो हमारी समझ के बाहर भी होता है। तो बच्चों ये तो हो गया आपका इम्प्लांटेशन की बात। अब इसमें मैं आपको डायग्राम के माध्यम से भी बता देती हूँ। आप सभी को पता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद स्पर्म बना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ओवम बना। मेल और फीमेल गैमीट्स के बनने की प्रोसेस जो है वो गैमीटोजेनेसिस कहलाई। आपका लिंग निर्धारण किस तरह से हुआ?
शिशु में वो आपने जाना किस तरह से फीमेल क्रोमोसोम और मेल गैमीट फीमेल गैमीट का जो फ्यूजन हुआ, इसमें जब XY बना तो लड़का बना और XX बना तो लड़की बना। संभावना 50-50% होती है, 50% संभावना कि लड़की होगी और 50% संभावना ही होती है कि लड़का होगा। ठीक है, जिस तरह से आपने पूरा अच्छी तरह से समझ लिया। अब हम अगले सेशन में किस तरह से जाइगोट में क्लीवेज होता है उसके बारे में अच्छे से जानेंगे। बच्चों, आज के सेशन में आपने जाना कि किस तरह से स्पर्म जब ओवम को फर्टिलाइज करता है, जाइगोट का निर्माण होता है और जाइगोट के निर्माण के बाद जाइगोट में क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है और क्लीवेज के दौरान क्या होता है, लास्ट में एक ट्रोफोब्लास्ट से घिरी हुई इनर सेल मास का निर्माण हो जाता है, जिसके बीच में मोर्यूला और ब्लास्टोसिस्ट ये सारी संरचनाएं बनती हैं और वही आगे डिवाइड होकर के डिफरेंशिएट होकर के एक एम्ब्रियो के रूप में बदल जाता है और उसी में धीरे धीरे 9 मंथ्स का टाइम लेकर के प्रेगनेंसी जो है वो आपका नए शिशु के रूप में जन्म होता है। तो हम आज के सेशन में हमने ये बात कर ली। अगले सेशन में हम ये जानेंगे कि किस तरह से जाइगोट में क्लीवेज होता है और किस तरह से ये चेंजेस होते हैं। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।